प्रतिशत वित्तीय साक्षरता सफलता की प्रस्तावना एक दीप शिखा की तरह है जो अज्ञान के अंधकार में पहली बार टिमटिमाती है। यह केवल एक पुस्तक की शुरुआत नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि का उद्घाटन है। लेखक यहाँ पाठक से सीधे संवाद करता है, जैसे कोई बुजुर्ग अपने प्रिय शिष्य को पहली बार जीवन की अर्थव्यवस्था समझाने बैठा हो। प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय साक्षरता कोई वैकल्पिक ज्ञान नहीं बल्कि आज के युग में एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह केवल अमीर बनने की कला नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया है। लेखक कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने धन को समझता है, उसका लेखा जोखा रखता है और उसे योजनाबद्ध ढंग से संचालित करता है, तब वह केवल आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होता बल्कि मानसिक रूप से भी स्वतंत्र हो जाता है। यह प्रस्तावना एक आह्वान है, एक पुकार जो कहती है, अब समय आ गया है कि हम अपने धन से डरें नहीं, उससे संवाद करें। उसे केवल खर्च न करें, उसे समझें, संजोएं और अपने जीवन का साथी बनाएं। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि यह पुस्तक केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को दिशा देना चाहता है, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, गृहिणी हो या व्यापारी। हर कोई इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकता है। प्रस्तावना के अंत में लेखक पाठक को आमंत्रित करता है एक यात्रा पर, जहां हर अध्याय एक अनुभव है, हर शब्द एक सीख है और हर पंक्ति एक दीपक की लौ है। तो चलो इस यात्रा की शुरुआत करें। अपने धन को समझें, अपने भविष्य को संवारें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अध्याय 1। इस अध्याय में वित्तीय साक्षरता की मूल भावना को समझाया गया है। यह पाठ एक ऐसे द्वार की तरह है जिससे प्रवेश कर व्यक्ति अपने जीवन के आर्थिक पक्ष को समझने की यात्रा आरंभ करता है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि वित्तीय साक्षरता केवल धन कमाने की कला नहीं है बल्कि यह धन को समझने, उसका सही उपयोग करने और भविष्य के लिए योजनाबद्ध ढंग से उसे संचालित करने की क्षमता है। अध्याय की शुरुआत एक युवा छात्र के दृष्टिकोण से होती है जो पहली बार अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से आर्थिक निर्णय लेने की स्थिति में आता है। उसे यह समझ नहीं आता कि बैंक खाता कैसे खोला जाए, बजट कैसे बनाया जाए या खर्चों को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसी असमंजस की स्थिति से लेखक पाठक को जोड़ता है और बताता है कि वित्तीय साक्षरता का अभाव केवल निर्धनता नहीं बल्कि असुरक्षा और भ्रम की स्थिति को जन्म देता है। लेखक ने यह भी बताया है कि वित्तीय साक्षरता का अभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डालता है। जब नागरिक अपने धन का सही प्रबंधन नहीं कर पाते तो वे ऋण के जाल में फंस जाते हैं, अनावश्यक खर्च करते हैं और दीर्घकालिक लक्ष्यों को खो बैठते हैं। इसके विपरीत एक वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्ति अपने जीवन को योजनाबद्ध ढंग से जीता है, अपने लक्ष्यों को पहचानता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि वित्तीय साक्षरता केवल गणना या संख्याओं का खेल नहीं है। यह एक मानसिकता है, एक दृष्टिकोण जो व्यक्ति को अपने संसाधनों के प्रति सजग बनाता है। लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कैसे एक ही आमदनी वाले दो व्यक्ति अलग अलग जीवन जीते हैं। एक जो साक्षर है वह बचत करता है, निवेश करता है और भविष्य के लिए तैयार रहता है,
दूसरा जो अनभिज्ञ है वह खर्च करता है, कर्ज लेता है और अंततः संकट में पड़ जाता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि वित्तीय साक्षरता की शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए। जब बच्चे पैसे की कीमत समझते हैं तो वे बड़े होकर अधिक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। लेखक ने यह भी कहा है कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में इस विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी आर्थिक रूप से सक्षम बन सके। अंत में लेखक ने पाठक को यह प्रेरणा दी है कि वे स्वयं इस यात्रा की शुरुआत करें, अपने खर्चों का लेखा जोखा रखें, बजट बनाना सीखें और धीरे धीरे वित्तीय निर्णयों में आत्मनिर्भर बने। यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार जो कहती है, अपने धन को समझो, उसे सम्मान दो और उसे अपने जीवन का साथी बनाओ। अध्याय 2। इस अध्याय में जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक स्तंभों की चर्चा की गई है: बजट, बचत और बीमा। यह पाठ एक आत्मीय संवाद की तरह है, जहां लेखक पाठक को अपने जीवन की आर्थिक धारा को समझने और उसे नियंत्रित करने की कला सिखाता है। यह अध्याय केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है, अपने भविष्य को संवारने की प्रक्रिया। सबसे पहले लेखक बजट की अवधारणा को सरल और अनुभवजन्य ढंग से प्रस्तुत करता है। बजट कोई कठोर गणना नहीं, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानने और उन्हें साकार करने का माध्यम है। लेखक कहता है कि जब हम अपने मासिक आय और व्यय को स्पष्ट रूप से लिखते हैं तो हम अपने सपनों को आकार देना शुरू करते हैं। बजट बनाना मतलब अपने जीवन को दिशा देना। इसमें यह बताया गया है कि कैसे व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए। लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि अनियंत्रित खर्च कैसे व्यक्ति को आर्थिक संकट में डाल सकता है, जबकि योजनाबद्ध खर्च उसे आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाता है। इसके बाद लेखक बचत की महत्ता पर प्रकाश डालता है। बचत केवल पैसे को रोकना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक बीज बोना है। यह अध्याय बताता है कि बचत की आदत कैसे व्यक्ति को आकस्मिक परिस्थितियों में सहारा देती है, चाहे वह बीमारी हो, नौकरी का संकट हो या कोई पारिवारिक आपदा। लेखक ने यह भी बताया है कि बचत की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन उसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। एक छात्र जब अपनी जेब खर्च से थोड़ा थोड़ा बचाता है तो वह धीरे धीरे एक ऐसी आदत विकसित करता है जो जीवन भर उसका साथ देती है। तीसरा स्तंभ है बीमा। लेखक ने बीमा को केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रस्तुत किया है। बीमा का उद्देश्य है व्यक्ति को उन परिस्थितियों से बचाना जिनका अनुमान लगाना कठिन है, चाहे वह स्वास्थ्य बीमा हो, जीवन बीमा हो या संपत्ति का बीमा। हर प्रकार का बीमा व्यक्ति को मानसिक शांति देता है। लेखक ने यह भी बताया है कि बीमा लेने से पहले उसकी शर्तों को समझना आवश्यक है, ताकि बाद में कोई भ्रम या धोखा न हो। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि बजट, बचत और बीमा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बजट बनाते समय बचत के लिए स्थान रखना चाहिए और बचत करते समय बीमा को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह एक त्रिकोण है जो व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्थिर और सुरक्षित बनाता है।
अंत में लेखक पाठक को यह प्रेरणा देता है कि वे आज ही इस यात्रा की शुरुआत करें। एक छोटा सा बजट बनाएं, थोड़ी सी बचत शुरू करें और बीमा की जानकारी लें। यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार जो कहती है, अपने भविष्य को केवल कल्पना में न रखो, उसे योजनाओं में बांधो, बचत में संजो और बीमा में सुरक्षित करो। अध्याय 3। इस अध्याय में लेखक ने उस चमकते हुए भ्रम की परतें खोली हैं जिसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। यह पाठ एक चेतावनी है, एक आत्मीय संवाद जो पाठक को उस आकर्षण से बचाना चाहता है जो अक्सर आर्थिक बर्बादी की ओर ले जाता है। लेखक ने क्रेडिट कार्ड को एक दोधारी तलवार की तरह प्रस्तुत किया है जो सुविधा देता है, पर यदि सावधानी न बरती जाए तो गहरे घाव भी दे सकता है। अध्याय की शुरुआत एक युवा छात्र की कहानी से होती है जिसे पहली बार क्रेडिट कार्ड मिलता है। वह इसे स्वतंत्रता का प्रतीक मानता है। अब वह बिना नकद के कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह स्वतंत्रता एक बोझ में बदल जाती है। हर महीने का बिल, बढ़ती ब्याज दरें और न्यूनतम भुगतान की भूल भुलैया उसे मानसिक और आर्थिक रूप से थका देती है। लेखक इस अनुभव को एक भावनात्मक यात्रा की तरह प्रस्तुत करता है, जहां शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, पर अंत में व्यक्ति खुद को एक ऐसे जाल में फंसा पाता है जिससे निकलना कठिन होता है। लेखक ने क्रेडिट कार्ड की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाया है। जब कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड से कोई वस्तु खरीदता है तो वह वास्तव में उधार लेता है। यदि वह समय पर पूरा भुगतान नहीं करता तो उस पर ब्याज लगता है और यह ब्याज अक्सर बहुत अधिक होता है। लेखक ने यह भी बताया है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां न्यूनतम भुगतान की सुविधा देती हैं, जिससे व्यक्ति को लगता है कि वह नियंत्रण में है, लेकिन वास्तव में यह न्यूनतम भुगतान केवल ब्याज को कवर करता है और मूल राशि जस की तस बनी रहती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। लेखक ने सुझाव दिया है कि यदि व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड रखना ही है तो उसे केवल उतना ही खर्च करना चाहिए जितना वह महीने के अंत में पूरा चुका सके। क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों में करना चाहिए, न कि रोजमर्रा की खरीदारी के लिए। लेखक ने यह भी कहा है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से पहले उसकी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ब्याज दर, वार्षिक शुल्क, विलंब शुल्क आदि। अध्याय में यह भी बताया गया है कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है और यह कैसे व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति समय पर भुगतान नहीं करता तो उसका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है, जिससे भविष्य में ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि क्रेडिट स्कोर केवल एक संख्या नहीं, बल्कि व्यक्ति की आर्थिक विश्वसनीयता का प्रतीक है। अंत में लेखक पाठक को यह संदेश देता है कि क्रेडिट कार्ड कोई दुश्मन नहीं, परंतु यदि उसका उपयोग विवेकपूर्ण न हो तो वह मित्र से शत्रु बन सकता है। यह अध्याय एक पुकार है, एक आत्मीय आग्रह जो कहता है, स्वतंत्रता का भ्रम मत पालो, विवेक की मशाल जलाओ, क्रेडिट कार्ड को साधन बनाओ, साध्य नहीं। अध्याय 4। इस अध्याय में लेखक ने व्यक्तिगत बैंकिंग की दुनिया के द्वार खोले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां व्यक्ति
अपने धन से संवाद करना सीखता है। यह पाठ केवल बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस आत्मीय संबंध की खोज है जो व्यक्ति और उसके आर्थिक संसाधनों के बीच होता है। लेखक ने बैंक को केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक साथी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो जीवन की हर आर्थिक यात्रा में साथ चलता है। अध्याय की शुरुआत उस क्षण से होती है जब कोई युवा पहली बार बैंक की शाखा में प्रवेश करता है। उसके मन में संकोच होता है, अनगिनत प्रश्न होते हैं। खाता कैसे खुलेगा? कौन से दस्तावेज चाहिए? कौन सा खाता उपयुक्त होगा? लेखक इस अनुभव को एक भावनात्मक यात्रा की तरह प्रस्तुत करता है, जहां हर कदम एक सीख है। लेखक ने बैंक खातों के प्रकारों की विस्तार से चर्चा की है। बचत खाता, चालू खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट। हर प्रकार का खाता एक विशेष उद्देश्य को पूरा करता है। बचत खाता व्यक्ति को नियमित खर्चों और बचत के बीच संतुलन सिखाता है। चालू खाता व्यापारिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त होता है, जहां लेन देन अधिक होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट व्यक्ति को दीर्घकालिक बचत और ब्याज की योजना देता है। इसके बाद लेखक ने खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया है। आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र, निवास प्रमाण, पासपोर्ट आकार की फोटो, इन सब की सूची दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा से खाता खोलना और भी सहज हो गया है। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाता खोलते समय व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खाता चुनना चाहिए, न कि केवल प्रचार या सुविधा के आधार पर। इस अध्याय में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और चेकबुक की कार्यप्रणाली भी विस्तार से समझाई गई है। लेखक ने बताया है कि एटीएम कार्ड से व्यक्ति किसी भी समय नकद निकाल सकता है, डेबिट कार्ड से सीधे खरीदारी कर सकता है और चेकबुक से भुगतान कर सकता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन सभी साधनों का उपयोग करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे पिन को गोपनीय रखना, कार्ड को सुरक्षित स्थान पर रखना और ऑनलाइन लेन देन करते समय सतर्क रहना। लेखक ने ऑनलाइन बैंकिंग की महत्ता पर भी प्रकाश डाला है। आज के युग में व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही खाता देख सकता है, भुगतान कर सकता है और ट्रांजैक्शन का इतिहास जान सकता है। यह सुविधा व्यक्ति को समय और ऊर्जा की बचत देती है, साथ ही उसे अपने धन पर नियंत्रण भी देती है। अध्याय के अंत में लेखक ने यह संदेश दिया है कि व्यक्तिगत बैंकिंग केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। जब व्यक्ति अपने धन को समझता है, उसका लेखा जोखा रखता है और उसे सुरक्षित रखता है, तब वह आर्थिक रूप से सशक्त बनता है। यह अध्याय एक पुकार है, एक आत्मीय आग्रह जो कहता है, अपने धन से संवाद करो, उसे केवल खर्च मत करो। बैंक तुम्हारा साथी है, उसे समझो, अपनाओ और उसके साथ अपने भविष्य को संवारो। अध्याय 5। इस अध्याय में लेखक ने वित्तीय सहायता की उस जटिल और बहुपर्तीय दुनिया को सरलता से उजागर किया है, जो विशेष रूप से छात्रों और युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पाठ एक मार्गदर्शक की तरह है, जो तुम्हें कर्ज, अनुदान, छात्रवृत्ति और पुनर्भुगतान की भूल भुलैया से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। लेखक ने इसे केवल एक तकनीकी विषय नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां हर निर्णय तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है।
अध्याय की शुरुआत उस क्षण से होती है जब कोई छात्र उच्च शिक्षा के द्वार पर खड़ा होता है, परंतु आर्थिक संसाधनों की कमी उसे आगे बढ़ने से रोकती है। तभी वह वित्तीय सहायता की ओर देखता है, एक ऐसी आशा जो उसे अपने सपनों को साकार करने का अवसर देती है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि वित्तीय सहायता केवल पैसे की व्यवस्था नहीं, बल्कि एक विश्वास है जो समाज छात्र में करता है। लेखक ने वित्तीय सहायता के विभिन्न प्रकारों की विस्तार से व्याख्या की है। सबसे पहले अनुदान की चर्चा होती है, जो बिना लौटाने की शर्त के दिया जाता है। यह उन छात्रों को मिलता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और जो शैक्षणिक रूप से योग्य होते हैं। इसके बाद छात्रवृत्ति का उल्लेख होता है, जो शैक्षणिक, खेल या अन्य विशेष योग्यता के आधार पर दी जाती है। यह भी लौटाने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इसके लिए पात्रता की शर्तें होती हैं। फिर लेखक शिक्षा ऋण की ओर बढ़ता है, जो सबसे जटिल और संवेदनशील विषय है। यह ऋण छात्र को पढ़ाई के लिए दिया जाता है, परंतु इसे निश्चित समय में लौटाना होता है। लेखक ने ऋण की ब्याज दर, पुनर्भुगतान की अवधि और ऋणदाता संस्थाओं की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाया है। साथ ही यह भी बताया है कि ऋण लेने से पहले उसकी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ा संकट बन सकती है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज, समय सीमा, पात्रता की शर्तें, इन सब की सूची दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कई बार छात्र केवल जानकारी के अभाव में सहायता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए लेखक ने यह आग्रह किया है कि छात्र स्वयं जागरूक बने और अपने संस्थानों से मार्गदर्शन लें। लेखक ने पुनर्भुगतान की प्रक्रिया को भी विस्तार से समझाया है। शिक्षा ऋण लेने के बाद जब छात्र नौकरी प्राप्त करता है, तो उसे निश्चित किश्तों में ऋण चुकाना होता है। लेखक ने यह भी बताया है कि यदि समय पर भुगतान न किया जाए, तो ब्याज बढ़ता है और क्रेडिट स्कोर गिरता है, जिससे भविष्य में कोई अन्य ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अध्याय के अंत में लेखक ने एक आत्मीय संदेश दिया है कि वित्तीय सहायता केवल एक आर्थिक साधन नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। जब कोई छात्र सहायता प्राप्त करता है, तो उसे यह समझना चाहिए कि वह समाज के विश्वास का प्रतिनिधि है। उसे अपनी पढ़ाई में समर्पित रहना चाहिए और भविष्य में उस सहायता को किसी अन्य जरूरतमंद तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। यह अध्याय एक पुकार है, एक आत्मीय आग्रह जो कहता है, सपनों की उड़ान के लिए पंख चाहिए और वित्तीय सहायता वही पंख है। पर उड़ान से पहले दिशा जानो, गति समझो और आकाश की सीमाएं पहचानो। अध्याय 6। इस अंतिम अध्याय में लेखक ने कर प्रणाली की उस अदृश्य परत को उजागर किया है जो हमारे जीवन के हर आर्थिक निर्णय में मौन रूप से उपस्थित रहती है। यह पाठ केवल करों की गणना नहीं, बल्कि उस सामाजिक अनुबंध की व्याख्या है जो नागरिक और राष्ट्र के बीच स्थापित होता है। लेखक ने कर को केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि एक सहभागिता के रूप में प्रस्तुत किया है। एक ऐसा योगदान जो व्यक्ति अपने समाज की प्रगति के लिए करता है। अध्याय की शुरुआत एक सरल प्रश्न से होती है, कर क्या है? लेखक
इसे एक ऐसी राशि के रूप में परिभाषित करता है जो सरकार को दी जाती है ताकि वह नागरिकों के लिए सड़कें, विद्यालय, अस्पताल, सुरक्षा और अन्य सेवाएं प्रदान कर सके। यह कोई दंड नहीं, बल्कि एक साझेदारी है जहां हर व्यक्ति अपने हिस्से का योगदान देता है ताकि समाज समृद्ध हो सके। लेखक ने करों के प्रकारों की विस्तार से चर्चा की है। सबसे पहले आयकर की व्याख्या की गई है, जो व्यक्ति की आय के आधार पर लगाया जाता है। इसके बाद वस्तु एवं सेवा कर का उल्लेख होता है, जो किसी वस्तु या सेवा की खरीद पर लगाया जाता है। फिर संपत्ति कर, वाहन कर और पेशेवर कर जैसे अन्य करों की भी जानकारी दी गई है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि हर कर का उद्देश्य अलग होता है और उसका उपयोग भी विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है। इस अध्याय में कर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को भी सरल भाषा में समझाया गया है। लेखक ने बताया है कि कर रिटर्न भरना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसमें व्यक्ति को अपनी आय, व्यय, बचत और निवेश का विवरण देना होता है। लेखक ने यह भी बताया है कि यदि व्यक्ति समय पर कर रिटर्न नहीं भरता तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसका आर्थिक रिकॉर्ड प्रभावित हो सकता है। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर प्रणाली को समझना क्यों आवश्यक है। जब व्यक्ति करों की संरचना को समझता है तो वह अपने निवेश और बचत की योजना बेहतर ढंग से बना सकता है। साथ ही वह कर छूट और लाभों का भी सही उपयोग कर सकता है। लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से यह बताया है कि कैसे एक जागरूक नागरिक अपने करों को योजनाबद्ध ढंग से भरता है और सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ उठाता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि कर चोरी केवल एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के प्रति विश्वासघात है। जब कोई व्यक्ति कर नहीं देता तो वह उन सेवाओं को बाधित करता है जो अन्य नागरिकों को मिलनी चाहिए। लेखक ने यह आग्रह किया है कि हर व्यक्ति को ईमानदारी से कर देना चाहिए और अपने देश की प्रगति में भागीदार बनना चाहिए। अंत में लेखक ने एक आत्मीय संदेश दिया है कि कर प्रणाली को समझना केवल आर्थिक साक्षरता का हिस्सा नहीं, बल्कि नागरिकता की पहचान है। यह अध्याय एक पुकार है, एक आत्मीय आग्रह जो कहता है, कर मत समझो बोझ, समझो यह तुम्हारा प्रण। यह वह धागा है जो तुम्हें राष्ट्र से बांधता है, सम्मान से, उत्तरदायित्व से और प्रेम से। अब जब हम 100% फाइनेंशियल लिटरेसी सक्सेस की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो यह केवल एक पुस्तक का समापन नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जागृत हुई एक नई दृष्टि का आरंभ है। यह अंतिम भाव उस दीप शिखा की तरह है जो अंधकार में भी दिशा देती है, जो कहती है कि धन केवल वस्तु नहीं, वह तुम्हारे जीवन की ध्वनि है। इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि वित्तीय साक्षरता आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है, कि बजट बनाना अपने सपनों को आकार देना है, कि बचत भविष्य की सुरक्षा है, कि बीमा एक मौन कवच है, कि क्रेडिट कार्ड की चमक में विवेक की मशाल जरूरी है, कि बैंक केवल ईंट पत्थर नहीं, वह तुम्हारा आर्थिक साथी है, कि वित्तीय सहायता एक सामाजिक विश्वास है और कि कर देना राष्ट्र से प्रेम का मौन इजहार है। यह पुस्तक तुम्हें केवल जानकारी नहीं देती, यह तुम्हें जागृत करती है। यह तुम्हारे भीतर उस आवाज को जन्म देती है जो कहती है, मैं अपने जीवन का उत्तरदायी हूं, मैं अपने धन का संरक्षक हूं
और मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ज्ञान को केवल शब्दों में सीमित रखोगे या उसे अपने जीवन की धड़कन बना लोगे। तुम्हारा हर निर्णय, हर खर्च, हर बचत अब एक अर्थ रखता है। तो चलो अब इस ज्ञान को जीते हैं। जैसे कोई प्रेम पत्र केवल पढ़ा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है, वैसे ही इस पुस्तक को केवल समझा नहीं जाता, उसे जिया जाता है।